तो एक तो आजकल ये इंस्टाग्राम पे बहुत दिखाते हैं, ये कायरोप्रैक्टर्स जो कर रहे हैं वो कट 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 की आवाज़ें निकालते हैं बहुत सारी। सेटिस्फाइंग तो बहुत लगता है वो देखने में, हो सकता है रिलैक्सिंग भी हो, पर इसके पीछे क्या सच है? क्या ये सही में अगर स्पाइन के साथ कोई ऐसा खेल खेल रहा है तो वो सच है या दिस इज जस्ट ए मिथ? It is not a myth, it is a very dangerous manipulation. मैंने सुना है कि जो स्पाइन सर्जरी होता है ना, जो करते हैं, दे आर लाइक बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड। एक तार इधर उधर कटा और खेल खत्म। ये मिथ है या हकीकत है? क्योंकि we are working around the most vital structure of the body. Spinal cord and spinal nerve roots जो हैं, they have to be protected and they cannot be over manipulated during the surgery. डॉक्टर, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं, आप आज सर्जिकल यूनिफॉर्म में भी हो अपनी, आप इतने घंटे तक जब सर्जरी करते हो ऑपरेशन थिएटर में, झुका भी रहना पड़ता होगा नो डाउट, कंटिन्यूस खड़े भी रहते हो, घर जाने के बाद आपको भी ऐसा लगता है आउच मेरी कमर, या फिर आपने कोई स्टील की स्पाइन बना रखी है अपनी? आपने तो बिल्कुल एकदम ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया है विच इज़ यस, इट्स हैज़ अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस इन अवर लाइफ। एक तो ये कि आजकल जैसा अपन इमेजिन कर रहे हैं स्पाइन सर्जरी वैसी रही नहीं है। वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ गैजेट्स विच हैज़ मेड अवर लाइफ सिंपलर, आसान बना दी है उसने ज़िंदगी। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल माइक्रोस्कोप प्ले करता है हमारे लिए। तो माइक्रोस्कोप के अंडर जब हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं स्पाइनल सर्जरीज, तो उसमें एक तो अपना नेक का जो पोस्चर रूटीन में प्रीवियसली व्हेन वी डिडंट हैव दैट लग्जरी, तो हमारे को गर्दन ऐसे झुका के रखनी पड़ती थी घंटों तक। तो उसमें देयर वाज अ मोमेंट ड्यूरिंग दिस सर्जरी वेयर इन वी हैव टू जस्ट टेक अ ब्रेक लाइक डूइंग दिस। अब माइक्रोस्कोप में हम सामने देखते हैं और द माइक्रोस्कोप इज फोकस्ड इन द सर्जिकल फील्ड एंड यू कैन डू इट। अपार्ट फ्रॉम दैट पावर टूल्स इतने अच्छे आ गए हैं जिससे सर्जरी थोड़ी फास्टर हो गई है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बाकी ये है कि टायर्डनेस और ये सब चीज़ें यू फील इन रूटीन। सो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहता है यू हैव टू टेक ए वेरी गुड न्यूट्रिशियस डाइट। And the second most important thing is before entering the OR operation theater room, you have to have a very good sleep and a rest schedule for the next day. ऐसा नहीं हो सकता कि हम 5-6 घंटे सो के गए हैं और आपने काम कर लिया। However, routine need of sleep जो है 5 to 6 hours ही है। पर a day before surgery, you need to have a calm attitude with a good sleep from at least 10-11 p.m. to morning 7 a.m. After that, you can plan any surgery. Then throughout, you can work nicely. दूसरा, सर्जिकल प्लानिंग अच्छे से करके अगर अपन सर्जरी स्टार्ट करते हैं तो फिर आपको सर्जिकल टाइम कट शॉर्ट करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। मैंने सुना है कि जो स्पाइन सर्जरी होता है ना, जो करते हैं, दे आर लाइक बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड। एक तार इधर उधर कटा और खेल खत्म। ये मिथ है या हकीकत है? क्योंकि वी आर वर्किंग अराउंड द मोस्ट वाइटल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। स्पाइनल कॉर्ड एंड स्पाइनल नर्व रूट्स जो हैं, दे हैव टू बी प्रोटेक्टेड एंड दे कैन नॉट बी ओवर मैनिपुलेटेड ड्यूरिंग द सर्जरी। तो दिस इज व्हाट वी आर ट्रेन्ड फॉर ड्यूरिंग आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम इन फेलोशिप्स एंड एडवांस्ड सुपर स्पेशलिटी प्रोग्राम्स। तो सर्जरी जो है उसमें सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स का अच्छे से ध्यान रखते हुए परफॉर्मेंस अगर करी जाए तो आउटकम बहुत अच्छा रहता है। और मॉडर्न टूल्स का इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, बिकॉज जैसे हम बात करें क्यूसा और बोन स्कैल्पल और पिज़ोटोम, ये इस तरीके के टूल्स आजकल मैं ऑलरेडी पिछले 5 years से यूज़ कर रहा हूँ अपनी सर्जरीज में। दे आर प्रोटेक्टिव फॉर दीज वाइटल स्ट्रक्चर्स। तो ये प्रिसीजन कटिंग ऑफ द हार्ड टिश्यूज़ लाइक बोन्स के लिए ही यूज़ होता है। स्पाइनल सर्जरी में जब हम नर्व डिकम्प्रेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो इन टूल्स से जब कट करते हैं तो वेन एवर यू आर क्लोज टू दोज वाइटल स्ट्रक्चर्स, स्पेशली नर्व रूट्स या फिर स्पाइनल कॉर्ड या थिकल सैक जिसको हम बोलते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है। अच्छा। एंड दे जनरेट वेरी लेस हीट। इनमें इरिगेशन सिस्टम भी आजकल आ गया है जिसकी वजह से टू कूल डाउन। सो द पार्ट विच इज कटिंग द बोन इज कॉन्स्टेंटली केप्ट एट द नॉर्मल लेवल बाय दैट इरिगेशन सिस्टम, जो नॉर्मल सलाइन उसमें फ्लो करता रहता है। Seems like engineers have done a good work for doctors. Yes. Majority of the machines are procured from the Western world and the European countries. तो हमारे सर्जरी में जो मैक्सिमम एडवांस टूल्स यूज हो रहे हैं वो सब स्विस मेक या जर्मन मेक के हैं। टॉप नॉच है मतलब सब। टॉप नॉच। दे आर प्रिसीजन टूल्स एंड दे आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड।
without that the outcome of the spinal surgery would not have been that amazing which nowadays is actually. तो डॉक्टर अब अपन बात करेंगे कुछ मिथ्स की, है ना. बहुत सारे मिथ है जो मेरे मन में भी है और बहुत सारे मैंने निकाले भी हैं नेट से, तो अपन उसके बारे में बात करते हैं. एक तो आजकल ये इंस्टाग्राम पे बहुत दिखाते हैं, ये कायरोप्रैक्टर्स जो कर रहे हैं वो कट 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 की आवाज़ें निकालते हैं बहुत सारी. सेटिस्फाइंग तो बहुत लगता है वो देखने में, हो सकता है रिलैक्सिंग भी हो, पर इसके पीछे क्या सच है? क्या ये सही में अगर स्पाइन के साथ कोई ऐसा खेल खेल रहा है तो वो सच है या दिस इज जस्ट ए मिथ? This is I expect a non-diplomatic answer from you. yeah. It is not a myth. It is a very dangerous manipulation. Okay. Manipulation शुरू से होते हैं. If I look back into my childhood, I also remember कि जब मैं barber shop पे visit करता था तो मसाज कराना बड़ा अच्छा लगता था. They used to give a clicking sound in the neck. Yes. ये बहुत dangerous है. It has proved to be very life threatening to certain people, especially crackling of the neck जो use होती है. इसमें बहुत सारे लोग ये वीडियोस आपने देखे हैं तो आप इंस्टाग्राम में ये भी सर्च करें कि नेक मैनिपुलेशन एट द बार्बर शॉप लीडिंग टू मेजर एक्सीडेंट्स, लीडिंग टू डेथ, ऐसे भी देखेंगे. इंस्टाग्राम वीडियोस भी आप लोग बिल्कुल करेंगे वेयर इन पीपल स्टार्ट थ्रोइंग देयर एक्सट्रीम बॉडी मूवमेंट्स. और एक तरीके से इसमें एक फ्रैक्चर का नाम बहुत पॉपुलर है, हैंगमैन्स फ्रैक्चर. इस तरीके के फ्रैक्चर्स हो जाते हैं जिसमें मेन स्पाइनल कॉर्ड जस्ट बिलो द ब्रेन इट गेट्स ट्रांजेक्टेड और ट्विस्टेड, leading to the complete paralysis of the lower part. So, see, any manipulation when done in controlled way can benefit your muscular and bone and joint pains. क्योंकि अपने को भी आदत है अपने उंगली चटकाना, कट के निकालते रहते हैं. तो ये सब चीज़ें रिलैक्सिंग होती हैं, बट स्पाइन मैनिपुलेशन में ये काफ़ी डेंजरस प्रूव हो सकती हैं. तो चिरोप्रैक्टर्स में आई बिलीव कि मेजॉरिटी ऑफ देम आर ट्रेंड कि उनको कितना फोर्स से इस तरीके की मैनिपुलेशंस करनी है, बट समटाइम्स इट गोज कम्प्लीटली रॉन्ग. सो अप टू सर्टेन एक्सटेंट इट कैन बी ट्राइड, बट एज ए मेडिकल प्रोफेशनल आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि अपन पहले से ही बोल दे भाई अचानक से बिना बताए कोई चटका मत निकाल देना, कहीं मेजर इंजरी नहीं. ये जो चटका निकाल जो पॉपअप साउंड होती है वो क्या चीज़ की आती है? ये बेसिकली अपने जॉइंट्स जो हैं उनकी स्ट्रक्चर इस तरीके की बनावट है. अपने जैसे ये फिंगर जॉइंट्स है इसमें काफ़ी कॉमन है. ये साइनोवियल जॉइंट है, इनके बीच में माइक्रो एयर बबल्स जो हैं वो कलेक्ट हो जाते हैं ड्यूरिंग दी मूवमेंट्स. और जब हम उन जॉइंट के बीच की स्पेस को बाई मूव एट अ सर्टेन एंगल मूवमेंट करते हैं तो ये पॉपिंग साउंड उस एयर बबल के रिलीज की आती है जो डिस्प्लेस होता है वन प्लेस से अनदर प्लेस तक. बस वही बजता है, ऐसा कुछ नहीं है कि वो कहीं बाहर निकल जाता है, जॉइंट के अंदर ही रहता है एंड दैट इज डिस्प्लेस्ड विद इन द जॉइंट ड्यूरिंग दैट एंगल, और वो एक साउंड क्रिएट करता है जो एक फनी साउंड है. जैसे लोग पत्ती से भी कुछ सीटी बजा देते हैं, गुब्बारे से बजा देते हैं, वैसे ये जॉइंट के अंदर की एक साउंड है. अनदर मिथ, इंडियन पेरेंट्स का फेवरेट है ये कि जमीन पे सो तो कमर सीधी रहेगी. यस, ये ऐसा इसलिए बोलते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बेसिकली दे आर ट्राइंग टू टेल अस दैट यू शुड लाई डाउन इन द मोस्ट कंफर्टेबल एनाटॉमिकल पोजीशन. Lying down flat is the most important posture during sleep for the relaxation of the spine. तो ये एक तरीके का स्ट्रिक्ट रूटीन है, बट उसमें ऐसा नहीं है कि अपन बिल्कुल ही हार्ड फर्श पे या लकड़ी के तख्त पे सो रहे हैं. बेसिकली इट ट्राइज टू गिव यू द इंफॉर्मेशन दैट यू नीड टू हैव अ मैट्रेस इस तरीके का जो कि फर्म हो, आपके बैक को इक्वली पुश करे जितने फोर्स से आपकी बॉडी वेट उसको नीचे पुश कर रही है. इट शुड नॉट बी ए लग्जरी टाइप ऑफ वेरी सॉफ्ट फ्लफी मैट्रेस जिसमें आप जैसे ही स्लीप करते हो या लेटते हो तो वो डिप इन कर जाए एंड दैट एडजस्ट अकॉर्डिंग टू योर बॉडी कंटूर्स. ऐसा नहीं. अपने को अभी आजकल एक मटेरियल चलने लगा है मेमोरी फोम. तो वो मेमोरी फोम इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट उन मैट्रेसेस के अंदर, जो आपको बेसिकली फर्म मैट्रेस चाहिए. तो इसमें भी मैट्रेसेस भी इसी तरीके से इवॉल्व हुए हैं, नॉट एज हार्ड एज वुड और अ फ्लोर but as firm as that it gives equal rebounding force to the pressure which is put by the weight of your body. लोग सोचते हैं कि स्पाइन सर्जरी मतलब जिंदगी भर का बेड रेस्ट.
इसमें कितनी सच्चाई है और एक्चुअल में स्पाइन सर्जरी के बाद रिकवरी टाइम कितनी है? Okay, I will answer your question in parts. ओके So first of all, I will answer the most important thing कि एक तो ये कि स्पाइन सर्जरी की ज़रूरत 90% ऑफ द सब्जेक्ट्स में पड़ती ही नहीं है. इट इज़ नाउअडेज गेटिंग ट्रीटेड बाय मिनिमम इंटरवेंशन. मिनिमम इंटरवेंशन को अपन लेमेंस लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं कि कुछ ऐसे प्रोसीजर्स हैं जिनमें एनेस्थीसिया की टीम के साथ में हमने ट्रेनिंग लेकर के उसको थोड़ा मॉडिफाई किया है. जो सब मेजर सर्जरीज अपर लिम, लोअर लिम और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी को करने के लिए जो सुन करने की तकनीक थी उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके पर्टिकुलर ऐसी मेडिसिन फाइंड आउट कर ली गई हैं जो इंजेक्ट करते हैं तो वो पेन रिलीविंग के फॉर्म में काम करती है विदाउट डूइंग एनी मेजर सर्जरी और अ कट और अ ब्लीडिंग. सो इट इज़ डन बाय यूजिंग द नीडल्स विच आर यूज फॉर एनेस्थीसिया पर्पसेस. स्पाइनल नीडल से लंबर एपिड्यूरल ब्लॉक लगा रहे हैं या सर्वाइकल एपिड्यूरल ब्लॉक लगा रहे हैं या सिलेक्टिव नर्व रूट ब्लॉक्स एंड फैसेट ब्लॉक्स लगा रहे हैं. फिर रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन भी इसमें आ गया है जो पेन मैनेजमेंट के अंदर आजकल it is the worldwide accepted technique for relieving the joint pains. Now, the remaining 10% of the people who are having spinal disease of advanced grade. So, advanced grade means they are in such a stage, such a bad stage that the spinal structures, neurological structures are at risk for permanent damage. Okay. Second comes the timing for taking a decision for getting operated. So, you are diagnosed. But because of this fear which you are asking, you keep on lingering on your procedure and ultimately you choose surgery when the permanent damage to the vital structures have happened. Permanently जब nervous tissue ने paralysis दे दिया है या sensory deficit दे दिया है तब अपन ऑप्ट करते हैं. तो golden hour इसमें भी रहता है सर जब हम लेट स्टेज में हैं, डायग्नोसिस बन गया है और उसमें एब्सोल्यूट इंडिकेशन की अपन अगर बात करें जिसमें करना ही करना पड़ेगा. यू कंसल्ट न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट और डेडिकेटेड स्पाइन सर्जन. आपने 4-5 ओपिनियंस ले ली और पांचों का अगर कंक्लूजन ये है कि इसमें तो ऑपरेट करना पड़ेगा, देन आई थिंक वी शुड नॉट वेस्ट टाइम वेटिंग और लुकिंग फॉर सच आंसर्स विच सेज दैट आप एक बार रहने दो, अपन ऐसा ट्राई कर लेते, बिकॉज यू आर लूजिंग द गोल्डन आवर्स. तो एब्सोल्यूट इंडिकेशन की हम बात करते हैं. ऐसा भी होता है एब्सोल्यूट इंडिकेशन ग्रेजुअली पार्शियल इंडिकेशंस में भी लोग सर्जरी अटेम्प्ट करते हैं. उसका रीज़न कुछ और है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा और ब्रीफ में वापस एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है. बट एब्सोल्यूट इंडिकेशंस में अगर स्पाइन सर्जरी रिक्वायर्ड है और 2 to 3 ओपिनियंस में आपको ऑपरेट करने के लिए बोल दिया गया है, डोंट लूज द गोल्डन आवर, गो फॉर इट. स्पाइन सर्जरी नाउअडेज प्रैक्टिस्ड एज ए सेफ स्पाइन सर्जरी नाउ बिकॉज बहुत सारे टूल्स आ गए हैं. The precision work has increased and specialized training भी लोगों ने कर ली है. Now they are not in a learning phase. They are not learning on patients. They have already taken a good amount of training from the specialized institutes जहाँ पे उतना workload है, जहाँ उस तरीके की precision surgeries already हज़ारों की संख्या में हो चुकी है. They have witnessed, they have assisted. तो उसके बाद में complications के chances बिल्कुल minimize हो जाते हैं. जैसे पायलट ट्रेनिंग आवर्स पॉपुलर है वैसे ही ये सर्जिकल ट्रेनिंग आवर्स पॉपुलर है. एक तरह का इवोल्यूशन है ये भी. ये इवोल्यूशन अब ऑलरेडी इन द वर्ल्ड इट हैज डेवलप्ड सो मच दैट नाउ यू गेट सेंटर्स जहाँ पे आप जाके ये सारी हर सर्जरी की अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर्स बन चुके हैं. उनमें जाके आप वो टाइप ऑफ सर्जरी लर्न करके आइए, विटनेस करिए एम्पल अमाउंट ऑफ सर्जरीज, देन यू कैन परफॉर्म एट द सेम लेवल. अपन कुछ कॉमन सिनेरियोस डिस्कस करते हैं. Okay. छोटे बच्चों से चालू करते हैं. आजकल उनके बैग का, स्कूल के बैग का वजन बहुत है. जनरली आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है. कहीं ना कहीं क्या अपन एक परमानेंट स्पाइनल डिफॉर्मिटी की तरफ बढ़ रहे हैं? वेरी गुड क्वेश्चन. ये तो इन्फॉर्मेशन सब पेरेंट्स को और स्कूल टीचर्स को भी अपन को अब एजुकेट करना चाहिए. ऑलरेडी स्कूल्स आर इनटू इट. नाउअडेज दे फॉलो द पॉलिसी कि टेक बैक द बुक्स एंड नोटबुक्स. बैगलेस कॉन्सेप्ट पे वो शिफ्ट हो गए हैं. खाली उतना ही भेजते हैं जिसमें उनको कुछ वर्क करना है, रिमेनिंग इज केप्ट विद द स्कूल. बिल्कुल. ये इसी चीज से डेवलप होकर के आया है. ये कंक्लूजन निकाला गया है कि अननेसेसरी उनको वेट कैरी नहीं करना है. एंड ट्रॉली बैग्स शुड ऑल्सो बी परमिटेड इन द स्कूल्स, क्योंकि अगर वो उसको ड्रैग कर रहा है बच्चा तो उसको वो बैग को हैंग नहीं करना पड़ता है. कुछ बच्चों को आदत होती है सिंगल स्ट्रैप
एक कंधे पे वो लटका के करते हैं, दैट इज रॉन्ग पोस्चरल हैबिट। हमको उनको सिखाना चाहिए कि आप अगर आपके बैग में जितना भी वेट है, आप उस बैग को दोनों शोल्डर के ऊपर स्ट्रैप वियर करके प्रॉपर वे के अंदर हैंग करें, इफ़ दे आर यूजिंग ए शोल्डर स्ट्रैप बैग, है ना। और स्ट्रॉली बैग अगर इंट्रोड्यूस हो सकता है तो वो बहुत ही अच्छा है। जब अब आजकल अपन लगेज कितना उठाते हैं, स्ट्रॉली बैग के अलावा किसी लगेज को नहीं लेके जाते। सिमिलरली स्कूल में भी बच्चों को अब वो स्ट्रॉली बैग कंसेप्ट पे ले आना चाहिए। तो ये इन्फॉर्मेशन अपन को देनी बहुत ज़रूरी है। एंड वी शुड ऑल्सो टीच अवर चिल्ड्रन टू मेंटेन ए गुड पोस्चर, चाहे वो एंटरटेनमेंट का टाइम है, चाहे वो स्टडीज़ का टाइम है। स्टडी करना है तो दे शुड सिट ऑन प्रॉपर टेबल एंड चेयर with the height according to their height and age, and this same while eating, but the most important is nowadays our screen time is increasing, and unlike the screen time in previous days when we used to watch television which was usually placed on a wall or mounted on a table, अब वो मोबाइल फोन की वजह से ऐसे देख रहे हैं हम लोग, गर्दन आगे झुक के रहना या लेट करके देखना वाला कंसेप्ट थोड़ा आ गया है। हमारी कुछ ऑडियंस भी अभी ऐसे ही देख रही होगी, तो उसमें अपन को तो ये कॉमन आजकल मैं मेरा अगर ओपीडी का सिनेरियो बताऊं तो 20% ऑफ द पेशेंट्स हु आर कमिंग इन द यंग एज ग्रुप, से आई शुड से लेस देन 20, उसमें दे आर टेलिंग वी हैव पेन ओवर द एल्बो। This is ulnar neuritis because the mobile phones are heavy. Constant use without movement of the elbow, they are getting ulnar neuritis. Earlier ये ulnar neuritis जो है कोई particular work frame वाले कारपेंटर्स को या हैमरिंग एक्टिविटी करने वालों को ही होती थी। अब ये बच्चों में हो रही है, which was never seen. Incidence has increased. And the second thing is कि early neck pain. However उनको कोई permanent damage नहीं होता है neck में because उनके bone and joints बहुत flexible होते हैं, पर नेक पेन इन चिल्ड्रन इज ऑल्सो कमिंग इन। वो यही है पोस्चर की वजह से एंड ओवर यूज ऑफ द गैजेट्स इन ए बैड पोस्चर। अपार्ट फ्रॉम दैट एक एसोसिएटेड कॉज रहता है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी भी बहुत रैम्पेंट हो गई है आजकल, क्योंकि हम इतना एक्सपोजर हमारा बॉडी का सनलाइट से हो नहीं पाता है बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंटल हार्शनेसेस विच इज एग्जिस्टेंट इन आवर कंट्री कॉन्टिनेंट इंडिया में। तो वो विटामिन डी डेफिशिएंसी अगर अपन प्रिवेंट करते हैं तो ये सब प्रिवेंटेबल कॉजेज के अंदर ही अभी भी माना जाता है। कोई परमानेंट डैमेज इतनी अर्ली एज पे होता नहीं है क्योंकि बॉडी में बहुत एंड्योरेंस है इन सब चीज़ों को सस्टेन करने के लिए। इसी से जुड़ा अगला सवाल के आजकल 25-30 साल के लोगों सुनने में आता है उनको स्लिप डिस्क हो गई, बहुत कॉमनली सुनने में आ रहा है। तो कहीं अपनी स्पाइन अपने पेरेंट्स वाली जनरेशन से वीकर होती जा रही है या क्या वर्डिक्ट है आपका? नो नॉट सो। अब ये है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कारण अपन इतना ज़्यादा कनेक्ट हो गए हैं कि हमें हर छोटे से इंसिडेंट्स के बारे में अपने को इंफॉर्मेशन मिल जाती है। उसको स्लिप डिस्क हुई थी, उसने सर्जरी करा ली, उसको स्लिप डिस्क हो गई इतनी कम उम्र में। पहले हमारे को अपने लोकेलिटी और हमारे कॉन्टैक्ट के लोगों के अलावा किसी की बीमारी के बारे में मालूम नहीं पड़ता था। मतलब रिपोर्टिंग बेहतर हो अब वो हाँ, बिकॉज ऑफ द कम्युनिकेशन इंक्रीज एंड ईजी कम्युनिकेशन, और ये सब अपने हाथ में न्यूज़ के गैजेट्स आ गए, अपने ईज पे हैं, कभी भी कुछ किसी की भी इंफॉर्मेशन जान लेते हैं। तो वो अपन को ज़्यादा पता चलता है, इसलिए अपन को लगता है कि इंसिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इंसिडेंस बढ़ा है बट नॉट दैट मच जितना अपन को लगता है। अब अपन को आजकल ये सुनने को मिलता है इतने बस एक्सीडेंट्स, कार एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इतनी बसेस जल गई, ये हो गया, फ्लाइट एक्सीडेंट्स हो गए। पहले हमको इन्फॉर्मेशन जो न्यूज़पेपर में प्रिंट मीडिया में आएगा या जो पर्टिकुलर न्यूज़ चैनल पे न्यूज़ बुलेटिन में आएगा वही मालूम पड़ता था। बट अब अपने को फेक न्यूज़ भी बहुत मिलती है, तो वो एग्जेजरेटेड इंसिडेंसेस हैं, दे आर नॉट एक्चुअली इंक्रीजिंग दैट मच जितना अपन उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। हाँ, हाउएवर बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एक्सरसाइजेज एंड द शेड्यूल डिस्टर्बेंसेस ये इंसिडेंस इंक्रीज हो रहा है डेफिनेटली। ओवर यूज ऑफ गैजेट, not participating in exercise, indulging and sticking to the mobile phones or the laptop screens or whatever, everything is getting digitalized. So whatever we used to do manually is also stopping. We are settling all our bills through the phone, we are doing all payments through the phone. तो फ़ोन यूज़ इंक्रीज हो गया, तो अब उसमें भी अब चीज़ें आएंगी, लोग धीरे धीरे अपने आप को मॉडिफाई कर लेंगे। अब वॉइस कमांड से लोगों ने फ़ोन ऑपरेट करना शुरू कर दिया है, और दूसरा मोबाइल फ़ोन स्टैंड यूज़ करने शुरू कर दिए हैं। आजकल ऐसे सोफ़ाज भी डिज़ाइन हो गए हैं जिसके अंदर आप सोफ़ा के अंदर जब अपना स्क्रीन टाइम आप करना चाहते हो तो दे हैव मोबाइल हैंगर्स
यू कैन जस्ट ड्रैग इट इन लाइक ये पुराना जो टेबल लैम्प की तरह होता था ट्विस्टेड, उसको सामने रख के विदाउट होल्डिंग इन हैंड्स यू आर डूइंग द थिंग्स। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें इवॉल्व होएंगी। साइमल्टेनियसली वी हैव टू ट्रेन आवरसेल्व्स to how to prevent the bad posture and how to keep our nutritional requirements fit. Apart from that, exercise should not be replaced. It should be always be part of your life and schedule. थोड़ा बात करेंगे सर। Be it be a young age group, children, adults, elderly, सभी एज ग्रुप के लिए उनकी एक्सरसाइज रिक्वायरमेंट डिफाइंड है। वो उतनी अगर करते रहे तो बोन, जॉइंट एंड स्पाइन हेल्थ को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा मैसेज है हमारे व्यूअर्स के लिए भी कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल को अवॉइड करना है और एक्टिवली पार्टिसिपेट करें कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी में। यस, व्हिचएवर वे, बी ए लिटिल हाउस होल्ड वर्क, हर एक में थोड़ा एक्सरसाइज एक्टिविटी इन्वॉल्व रहती है। तो थोड़ा तो अपने को हैबिट में डालना पड़ेगा कि उनको मजा आए उसमें। बच्चों से शुरू करेंगे तभी वो लेट एज तक जाकर के उसको कर पाएंगे। बिल्कुल। थोड़ी बात करेंगे सर अपन रोबोटिक स्पाइन सर्जरी के बारे में। सुनने में तो ये कोई साइंस फिक्शन जैसा लगता है, एक्चुअली रोबोट सर्जरी परफॉर्म करते हैं या वो गाइड करते हैं? सी, रोबोटिक स्पाइन सर्जरी इज ए नेम गिवन, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स इट्स पार्शियल रोबोट, इट्स नॉट कंप्लीट रोबोट। स्पाइन सर्जरी में तो अभी तक ऐसा ही है। स्पाइन सर्जरी में इफ यू टॉक in terms of our medical terms, it is basically navigation system. जैसे हमारा गूगल मैप है उस तरीके से ये एक नेविगेशन सिस्टम है। जो फंक्शन कैसे करता है, यू हैव टू डू सर्जरी से पहले का एक स्कैन करना है, सीटी स्कैन, जो बोनी लैंडमार्क्स को आइडेंटिफाई करेगा। फिर वो सीटी स्कैन को एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में अपलोड करना है जो उसको पर्टिकुलर पेशेंट के लिए उसके प्रिसीजन पॉइंट्स को मार्क करने में हेल्प करेगा। उस सॉफ्टवेयर में उस सीटी स्कैन को जब हम अपलोड कर देते हैं, उसके बाद में बिफोर स्टार्टिंग ए सर्जरी, सपोज आपको कोई भी एक पर्टिकुलर लंबर लेवल की अपन बात करें लोअर बैक की, तो उसमें हमने बोन्स को नंबरिंग कर रखी है कि L1, L2, L3, L4, L5, ताकि हम जब ऑपरेट करें तब भी हम वी लैंड अप एट द एक्यूरेट लेवल जहाँ पे डिफेक्ट है। तो ये जो सीटी स्कैन हम कंप्यूटर के अंदर अपलोड करते हैं, उसके बेसिस पे हम मार्किंग पॉइंट्स लगाते हैं। जैसे आपने स्पाइन का कोई पर्टिकुलर लेवल पे एक एक्सरे मशीन से मार्किंग कर लिया, वहाँ का सर्जिकल एक्सपोजर जब अपन कर लेते हैं, उसके बाद में हम लैंडमार्क पॉइंट्स लगा देते हैं। सपोज L1 और सैक्रम पे लगा दिया, S1 पे, या L1 और L5 पे लगा दिया, तो उन लैंडमार्क पॉइंट्स के ऊपर रेफरेंस सेंसर्स लगे होते हैं, जो सेंसर कैमरा रीड करता है उस सिस्टम का, नेविगेशन सिस्टम का, और वो कैमरा रीड करके L1 और L5 मार्क कर लेता है। Then that L1 and L5, सब जो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, that L1 and L5 is calibrated with the CT scan already uploaded in that software. अच्छा। अब आपको अगर L3-4 पे सर्जरी करनी है और कोई पर्टिकुलर स्क्रू प्लेसमेंट करना है, स्पेशली फॉर इम्प्लांट पोजिशनिंग ये प्रिसीजन टेक्निक यूज होती है। तो जब हम स्क्रू प्लेसमेंट के लिए उस रेफरेंस पॉइंट के बेसिस पे जब हम अपना टारगेट पॉइंट देखते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर में एक वीडियो गेम की तरह दिखता है पूरा कि आप एक्यूरेटली किधर से जा रहे हो। So definitely it increases the precision. It significantly reduces the chances of error in placing the implant in the spine. तो ये अगर अपन को मिलता है तो ये एक लग्जरी है, बट अगर अपन कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात करें तो इट इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ द सर्जरी सिग्निफिकेंटली, बिकॉज दीज रोबोट्स आर वेरी कॉस्टली। इनका मेंटेनेंस भी बहुत कॉस्टली है। मेजॉरिटी ऑफ द हॉस्पिटल्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर अपन को डेवलप करके देते हैं, they cannot bear the cost of this robot अभी तक तो प्रेजेंट सिनेरियो में। यस, स्पेशली स्पाइन रोबोट का। पर इनका मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम होगा फिर से। यस, दे आर वेरी प्रिसाइज, क्योंकि ये सब टेक्नोलॉजीज बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं अपन। मेजॉरिटी ऑफ द रोबोट्स जो अभी तक स्पाइन में हैं, वो मेट्रॉनिक कंपनी का जैसे आता है, ब्रेन लैब्स का आता है, ये सब यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहाँ पे बनी हुई चीज़ें हैं। तो प्रिसीजन में, इंजीनियरिंग में दे आर एब्सोल्युटली अमेजिंग डिवाइसेस इफ़ यू गेट अ चांस टू वर्क ऑन दैट। तो ट्रेनिंग के दौरान हमने इन सब चीज़ों का एक्सपोजर लिया है। वी आर येट ट्राइंग टू इनोवेट एंड मेक सर्टेन रोबोट्स इन इंडिया। अब जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में तो रोबोट बहुत कॉमन हो गया, क्योंकि इंडिया ने खुद अपने रोबोट्स भी डेवलप कर लिए हैं। सिमिलरली स्पाइन में भी बन रहा है, वर्क इज गोइंग ऑन इन दोज सेम कंपनीज ओनली।
मेरिल ने जैसे बनाया है जॉइंट का, तो उसमें स्पाइन के ऊपर भी वर्क चल रहा है, और हो सकता है कि बहुत ही प्रिसीजन रोबोट्स इंडियन बन जाएं, तो फिर अपने लिए कॉस्ट इफेक्टिव मामला भी हो जाएगा। होप वी see them very soon। तो इसमें मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, प्रिसीजन सर्जरी में अभी भी गोल्ड स्टैंडर्ड जो है वो माइक्रोस्कोपिक सर्जरीज है। माइक्रोस्कोपिक सर्जरीज का मतलब ये है डूइंग और परफॉर्मिंग सर्जरी अंडर मैग्निफिकेशन। आपको हर बारीक से बारीक पार्ट अगर मैग्निफाइड दिखता है 3x 4x 5x 8x, तो आपका प्रिसीजन ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। सेकेंड, स्पाइन सर्जरी में क्योंकि हमको मेनली डीकम्प्रेशन पार्ट करना होता है, क्योंकि हमारा पेशेंट का हमेशा मेन कंप्लेन यही होता है कि दर्द है या फिर न्यूरोलॉजिकल वीकनेस है। वो वीकनेस का मेन कारण उन न्यूरोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स के ऊपर आया हुआ दबाव या कंप्रेशन है। उस दबाव को हटाने के लिए हमें जो कंप्रेसिंग बोनी पार्ट्स या डिस्क पार्ट्स या अदर हाइपोट्रोफिड स्ट्रक्चर्स हैं जो अपनी नॉर्मल से बड़े हो गए हैं, उनको कट करके रिमूव करना है। तो कटिंग टूल का प्रिसीजन इंपॉर्टेंस एंड मैग्निफिकेशन गोल्ड स्टैंडर्ड तो यही रहेगा। बाकी सारी जो ये गैजेट्स और टेक्नोलॉजीज हैं, दे आर लग्जरी ओवर दैट प्रिसीजन, एंड उससे आपकी एक्यूरेसी डेफिनेटली सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाती है और एरर चांसेस कम हो जाते हैं। एक बात करेंगे सर अपन कि लोगों को वर्टिगोज आते हैं, चक्कर आते हैं, तो जनरली वो ये देखते हैं कि शायद दिमाग की तरफ नहीं ध्यान देते, वो यही उनको लगता है कान का कोई इशू है या कोई वैसे अंडरलाइंग हो सकता है कि वो कोई स्पाइनल इंजरी की वजह से या कोई स्पाइनल डिफॉर्मिटी की वजह से भी हो सकता है, तो लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। इसके बारे में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? दिस इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक। वर्टाइगो, चक्कर आना, हमारी मेडिकल ट्रेनिंग में शुरू से ये सिखाया गया है कि कोई भी कॉमन लक्षण जो है उसके लिए आपको बोलते हैं डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताओ कि क्या कॉमनेस्ट चीज हो सकती है। तो कॉमनेस्ट चीज ही यूजुअली कॉमनली देखने को मिलती है। तो आप जो पॉसिबिलिटीज पूछ रहे हैं स्पाइनल डिसऑर्डर होने का चक्कर के लिए, वो सोचना मेरे को लगता है इसका नंबर कहीं 6-7वें नंबर पे आता होगा। ओके, कॉमनेस्ट कॉज, आप किसी दिन वीक फील कर रहे हो, आप हल्का सा वायरल फीवर है, उठोगे चक्कर से आएंगे, कमजोरी है चक्कर से आएंगे, या बहुत ज्यादा एक्सर्शन कर लिया चक्कर से आएंगे, तो कॉमनेस्ट कॉजेज पहले। बट कॉमनेस्ट कॉजेज में इस तरीके की थोड़ी बहुत कमजोरी, थकान, ये सब चीजें तो ठीक है ये, बट इफ इट इज परसिस्टेंट, आपको चक्कर 1 हफ्ते से ज्यादा हो गए लगातार आ रहे हैं, 2-3 दिन से ज्यादा हो गए लगातार आ रहे हैं, शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड। अब इनमें अपन जो सबसे कॉमन 3 कॉजेज है उनके बारे में बात करें, तो कॉमन कॉजेज में चक्कर आने के, उसमें ईयर प्रॉब्लम कॉमन है, सर्वाइकल स्पाइन यानी नेक प्रॉब्लम कॉमन है, और एक है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, इनकी प्रॉब्लम कॉमन है। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में अपन बोले तो ये ज़्यादा कॉमन है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, विटामिन B12 डेफिशिएंसी इन वेजिटेरियंस इज वेरी कॉमन। अब आपको मैं बताता हूँ कि विटामिन B12 इन कॉम्बिनेशन विद विटामिन B6 एंड B9 अपने नर्वस टिश्यू की हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब वो नर्वस टिश्यू तो ब्रेन में भी है, कान में भी है, स्पाइनल कॉर्ड में भी है, सर्वाइकल स्पाइन में भी है। वो क्या हेल्प करता है, एक माइलिन शीथ बनाने का काम करता है। माइलिन शीथ इज द इंसुलेशन ऑफ द नर्वस टिश्यू। तो डीमाइलिनेशन होने लग जाता है। तो डीमाइलिनेशन इज जनरलाइज्ड इन द बॉडी व्हेन यू आर क्रॉनिकली डेफिशिएंट इन विटामिन B12। तो आपका डीमाइलिनाइजेशन न्यूरॉन्स में भी हो रहा है, आपके इनर ईयर में भी हो रहा है। तो कॉमन चीजें चक्कर आने के लिए ENT प्रॉब्लम, स्पाइन प्रॉब्लम एंड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, ये सबसे कॉमन है। फिर उससे थोड़ा सा और आगे अगर जाते हैं तो कुछ ब्रेन के इश्यूज भी हैं। अपने ब्रेन के कुछ सेंटर्स हैं जो बैलेंस का काम करते हैं, उनमें भी वर्टाइगो आना कॉमन हो सकता है। तो अपन 1 2 3 4 अगर करें तो ईयर, नेक एंड न्यूट्रिशनल 1 2 3 क्लब टुगेदर, एंड इट शुड बी अ मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच। आपको ये तीनों ही कॉजेज रूल आउट करके ही कोई कंक्लूजन पे जाना है। हम कोई नेक का इन्वेस्टिगेशन करा लें और उसमें आपको सर्वाइकल में कुछ सर्वाइकल स्पॉन्डिलोटिक चेंजेस दिखे, इट डज नॉट नेसेसरली मीन दैट कि वो चक्कर उसी कारण से आ रहे हैं। उसका ईयर हियरिंग भी ठीक होना चाहिए, उसको B12 डेफिशिएंसी भी नहीं होनी चाहिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पेशेंट को। और फोर्थ कॉज, रेयरली हम ब्रेन के बारे में सोचते हैं क्योंकि ब्रेन वाले जो चक्कर हैं वो थोड़े डिफरेंट तरीके के होते हैं। आपने बताया जैसे विटामिन B12 की, विटामिन D भी जो है बहुत एक मेजर रोल प्ले करता है। यस, और जैसे आपने बताया कि बहुत लोग आजकल धूप लेते नहीं अपने कॉन्टिनेंट पे ड्यू टू हार्श कंडीशन, तो क्या सप्लीमेंट्स इनके लिए ऑप्टिमम रहते हैं?
सप्लीमेंटेशन वंस डायग्नोस्ड विद डेफिशिएंसी, सप्लीमेंटेशन तो लेना ही है, बिकॉज अपने को नाउ देयर इज अ रेस बिटवीन द डिजीजेस अराइजिंग आउट ऑफ डेफिशिएंसीज एंड मेकिंग इट नॉर्मल एज सुन एज पॉसिबल सो दैट वो डिजीज को अपन स्टॉप करें। तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट एक बार अगर आपकी वैल्यू कम आ गई है तो वो तो लेना ही है। देन यू कैन मॉडिफाई योर डाइट एंड मॉडिफाई योर शेड्यूल टू मेंटेन दैट कि आपको हर बार वो सप्लीमेंट ना लेना पड़े। ये सबसे कॉमनली होता है। आज विटामिन D3 डेफिशिएंसी पता चली, आपने एक कोर्स पूरा कर लिया एंड दैट इज एंड ऑफ द स्टोरी। बट वी शुड अंडरस्टैंड दैट कि वो विटामिन D डेफिशिएंसी का एक कोर्स पूरा करने के बाद उस समय तो नॉर्मल हो गया। न्यूट्रिशनल मॉडिफिकेशन, आपका पैटर्न जो है उसको मॉडिफाई करना बहुत ज़रूरी है, तभी वो परमानेंटली जड़ से जाएगा। नहीं तो आपको हर 3 से 4 महीने में वो सप्लीमेंटेशन का कोर्स लेना पड़ेगा, क्योंकि 6 महीने बाद आप दोबारा B12 चेक करवाओ, पता चलेगा वापस लो नॉर्मल है या वापस लो ही हो गया है। तो वो सप्लीमेंटेशन देने के बाद में यू शुड ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है ओवर द पीरियड ऑफ 4 to 6 months, और वो रिक्वायरमेंट क्या आप डाइट से फुलफिल कर पा रहे हैं, या जैसे विटामिन D3 की बात करें तो क्या आप उतना सनलाइट का एक्सपोजर ले पा रहे हैं। एंड जो सनलाइट है वो भी, सनलाइट में विटामिन D बनता है, ये भी एक थोड़ा सा पार्शियल मिथ है। विटामिन D3 का एक्टिव फॉर्म सनलाइट के एक्सपोजर से हमारी स्किन में कन्वर्ट होता है। बाकी तो जो इनएक्टिव फॉर्म है वो तो अपने को न्यूट्रिशनल सोर्सेज से ही मिलता है। तो देयर इज ए कम्युनिकेशन गैप। ऐसा नहीं है कि हम फुल सन एक्सपोजर ले लेंगे, किसी बीच पे चले गए और आपने बहुत अच्छा सन एक्सपोजर ले लिया तो आपकी डेफिशिएंसी कवर हो जाएगी। नो, बाय दैट सन एक्सपोजर यू विल ओनली लैंड अप कन्वर्टिंग द इनएक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D टू एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3। और हमारी बॉडी में बोन एंड जॉइंट की हेल्थ के लिए एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन D3 अच्छा काम करता है, इनएक्टिव फॉर्म नहीं करता है। इनएक्टिव फॉर्म की फॉर्म में हम न्यूट्रिशनली उसको लेते हैं, उसके बाद भी सन एक्सपोजर ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हम खाली विटामिन D3 सप्लीमेंटेशन ले लें और 0 सन एक्सपोजर रहेगा तो कवर हो जाएगा। नो, अब जो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स ले रहे हैं वो एक्टिव फॉर्म में भी आने लग गए हैं, अपन एक्टिव फॉर्म वाला भी कंज्यूम करते हैं। पोस्चर की बात कर रहे थे आपने, बीच में भी बात करी, तो लोग, मुझे भी कोई चेयर खरीदनी हो तो मैं घंटों तक रिसर्च करता हूँ कि सबसे बढ़िया एर्गोनोमिक चेयर मेरे लिए क्या रहेगी। लेकिन क्या सिर्फ उस एर्गोनोमिक चेयर पे 12 घंटा बैठना सॉल्यूशन है? नो, एब्सोल्युटली नो। यही तो मैं बोल रहा हूँ, अगर चेयर ही अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर देती तो बात ही क्या है। एर्गोनोमिक पोजीशन तो अपन को नेचुरली इरेक्ट पोस्चर में बैठ के ही मेंटेन करनी है। चेयर का बैक अगर आप आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हो, मतलब आप पहले से ही ये सोच रहे हो कि आई हैव टू स्लाउच इन द चेयर फॉर 12 hours, आई हैव टू टेक द सपोर्ट ऑफ दैट। आपको इरेक्ट पोस्चर में बैठना है। दैट बैक सपोर्ट इज ओनली फॉर टेकिंग रेस्ट इंटरमिटेंटली इफ यू हैव लॉन्ग सिटिंग आवर्स। अगर आपके लंबे लंबे समय बैठने का काम है तो वो बीच बीच में सपोर्ट लेने के लिए है, और वो सपोर्ट गुड पोस्चर में हो इसलिए अपन उसको देखते हैं। और बेस्ट थिंग इज इफ यू हैव लॉन्ग सिटिंग आवर्स यू टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स every 1 hour, just move about, stand up in the chair, you don't need to go anywhere, just stretch your back, make your posture erect and move your neck here and there and then sit back again and work। क्योंकि हमारे कांस्टेंट एक ही पोजीशन में बैठे रहने से, जैसे अपन कोई भी पिलो या कोई भी सॉफ्ट मैट्रेस के ऊपर कोई वजन रख देते हैं और वो एक ही पोजीशन में कई देर तक पड़ा रहता है, देयर इज ए परमानेंट इंप्रेशन मेड ऑन दैट। सिमिलरली हमारी डिस्क्स भी जब कांस्टेंट एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं तो दे स्क्वीज बिटवीन द 2 bones, और वो फिर अपनी नॉर्मल पोजीशन की बजाय एक्स्ट्रा स्क्वीज आउट होकर के एबनॉर्मल पोजीशंस में भी डिस्प्लेस हो जाती है। तो वंस यू स्टैंड अप देयर इज अ मूवमेंट बिटवीन द 2 bones, स्पाइनल बोन्स, और वो एक शॉक एब्जॉर्प्शन का जैसे मूवमेंट होता है, काम होता है, तो वो उसमें एक वैक्यूम फिनोमेना डेवलप होता है और वो अपने कंटेंट रहती है। तो इसलिए मूवमेंट इज लाइफ। ओके, मूवमेंट इज मेडिसिन, मूवमेंट इज मेडिसिन एंड मूवमेंट इज लाइफ। तो कुल मिला के टू स्टे हेल्दी यू हैव टू हैव अ मूवमेंट ऑन द जॉइंट्स। मेरा अगला क्वेश्चन थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है। ये कहते हैं कि योगा जो है वो बैक के लिए वरदान है, हमारे कमर के लिए वरदान है, ऐसा कहते हैं। लेकिन अगर किसी को स्लिप डिस्क है या ऑलरेडी कोई स्पाइनल इंजरी है या कुछ भी प्रॉब्लम है, तो ऐसा कहते हैं या ऐसा है कि उसको योगा नहीं करना चाहिए या कुछ पर्टिकुलर योगा पोजेस नहीं करना चाहिए? मैं आपको थोड़ा सा शुरू से बताता हूँ इसके बारे में। फोकसिंग ऑन योगा बेसिकली क्या है?
फोकसिंग ऑन योगा हमारे को एक ट्रेनिंग है, बेसिकली सारी डिजीजेस से बचने का एकमात्र एक ही तरीका है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बिल्कुल। सो योगा फोकसेस ऑन प्रिवेंशन। योगा आपको ये बता रहा है कि आप इन जॉइंट्स की इस तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करो, और अगर फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी तो अपने स्ट्रेंथ भी मसल्स की बनी रहेगी, और आपके जॉइंट्स जो हैं दे विल बी वेरी लेस प्रोन फॉर इंजरीज। इट इज़ लाइक ए वार्म अप फॉर अ बॉडी। तो सारे स्पोर्ट्स पर्सन को अपन यही ट्रेनिंग देते हैं, बिना वार्म अप के डायरेक्ट एग्रेसिव स्पोर्ट्स में मत जाना, नहीं तो यू विल लैंड अप इन स्पोर्ट्स इंजरीज। उसके पीछे यही है, यू हैव टू मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी, you have to maintain strength of the muscle, you have to maintain good range of joint movements। तो ये प्रिवेंशन पे फोकस है। सो योगा इज गुड फॉर हेल्थ, योगा इज गुड फॉर स्पाइन हेल्थ। योगा के बहुत सारे वेराइटीज हैं, रेस्पिरेटरी योगा लोग करते हैं, ब्रेन से रिलेटेड भी करते हैं, हार्ट से रिलेटेड भी करते हैं, मसल एंड जॉइंट्स और स्पाइन से रिलेटेड भी करते हैं। तो एज लॉन्ग एज यू आर डूइंग इट इन टाइम, इट इज सेफ एंड इट हेल्प्स यू मेंटेन योर फ्लेक्सिबिलिटी, तो वो बीमारी होने नहीं देगा। अब अपन नेक्स्ट फेज पे जाते हैं कि अगर आपको स्पाइन की कोई मेजर डिजीज डायग्नोस हो गई है, जिसमें आपके नर्वस टिश्यू डैमेज्ड हैं, या उन पे कंप्रेशन ज़्यादा है, या स्लिप डिस्क आपको डायग्नोस हो गई है, एंड इट इज़ सिग्निफिकेंट, से मिड स्टेज से एडवांस स्टेज की तरफ है, तो नाउ प्रिवेंशन रोल इज़ ए बिग नो नो। तो अब आप उस समय अगर स्लिप डिस्क है, डायग्नोस्ड है मॉडरेट डिस्क बल्ज, और तब अगर आपको कोई ये रिकमेंड कर देता है कि आप सूर्य नमस्कार करो, इट इज़ गोइंग टू लैंड अप इनटू सीरियस कॉम्प्लिकेशंस। अगर वो मॉडरेट डिस्क डिजीज सीवियर डिजीज में कन्वर्ट होती आने वाले 5 से 10 साल में, अब आपने ये फ्लेक्सिबिलिटी पोजेज अगर ज़्यादा ट्राई किए और ज़्यादा एंथुजियास्टिक हो गए, तो वो जो चीज़ 10 साल बाद पहुंचने वाली थी वो हो सकता है 10 महीने में पहुंच जाए। सो यू आर ब्रिंगिंग योर सर्जरी टाइम क्लोजर इफ यू आर नाउ ट्राइंग टू फॉलो द प्रिवेंटिव प्रोटोकॉल। तो ये वैसा है कि मधुमेह या डायबिटीज़ होने से पहले ही शुगर का कंजप्शन या डाइट मॉडिफाई करनी है या एक्सरसाइज करनी है। एक बार हो गई और फिर आप मीठा खाओगे तो परेशानी है, एक बार हार्ट डिजीज़ हो गई और फिर आप दौड़ लगाओगे तो परेशानी है। तो ये प्रिवेंशन की चीज़ें बीमारी होने से पहले, और जो अगर डिजीज़ डायग्नोस हो गई है तो फिर आई थिंक वी शुड फॉलो द एडवाइस ऑफ स्पेशलिस्ट कि व्हाट एक्सरसाइजेज आर सेफ फॉर यू एंड व्हाट एक्सरसाइजेज कैन हार्म यू फर्दर, very well rather explained. than taking and trying to put every foot into one shoe। I think I would suggest कि उस समय फिर कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए ठीक है और कौन सी ठीक नहीं है, इसका डिसीजन अपन को अपने ट्रीटिंग स्पेशलिस्ट पे बिलीव करके फॉलो करना चाहिए। कुछ क्विक रैपिड फायर खेलते हैं अपन। बैक पेन के लिए गरम सेक करना चाहिए या ठंडा? इसका दोनों ही आंसर्स अलग अलग हैं। एक्यूट फेज में कोल्ड पैक्स आर गुड, पर्टिकुलरली अगर एनवायरमेंटल कंडीशन ठीक हो तो। सर्दियों में बर्फ का सेक नहीं टॉलरेट होगा, तो तब तो गर्म ही करना है। और एक्चुअली क्या है, क्लाइमेट के टाइम के अकॉर्डिंग कॉजेज भी डिफरेंट होते हैं। सर्दियों में मसल स्पाज्म कॉमन है, हॉट फर्मेंटेशन हेल्प्स। और गर्मियों के अंदर अपन बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत काम कर रहे होते हैं, तो यूजुअली स्प्रेन्स होते हैं। स्प्रेन का मतलब है कि मसल में खिंचाव आ गया या कोई इंटरनल टीयर हो गया, उस समय इंटरनल सूजन उसकी वजह से आ जाती है, उसमें कोल्ड कंप्रेसेस हेल्प्स। सो इट इज़ नॉट अ वन आंसर कि कोल्ड और हॉट, इट डिपेंड्स व्हाट इज़ द बेसिक कॉज, व्हाट आर यू एंटिसिपेटिंग। कमर दर्द में पिलो लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? कहाँ के पिलो की बात हो रही है? कमर दर्द है तो आप पिलो पे जैसे सर रख के सोते हैं, कई जन बोलते हैं कि अगर आपको कमर पे दर्द है तो सीधा लेटो, पिलो मत लगाओ। तो एक्चुअली इट इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट, बट द पिलो शुड नॉट बी वेरी थिक। हमारे नेक को वो ज़्यादा आगे की तरफ बेंट रखे तो वो वैसे भी अपनी बॉडी के लिए हार्मफुल है। एक्चुअली पिलो लगाना या नहीं लगाना इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट योर स्पाइनल प्रॉब्लम्स। थोड़ा बहुत नेक फ्लेक्शन के साथ पेन इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड कंटिन्यूज फ्रॉम ब्रेन टू द टेल बोन, और जब अपन नेक में उसको आगे की तरफ बेंड करा देते हैं तो वो स्ट्रेच होती है एंड इट पुल्स फ्रॉम डाउन, सो दैट कैन गिव यू सर्टेन सिम्टम्स विच कैन एग्रेवेट। तो नेक के पिलो का मेनली लोअर बैक के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। स्पाइन हेल्थ के लिए कोई सुपर फूड? टेक ए बैलेंस्ड डाइट एंड अ गुड हाइड्रेशन।
वो ही सबसे बड़ा रेसिपी है, क्योंकि अपनी बॉडी 70% के करीब ऑल लिक्विड ही है, वाटर ही है। हाइड्रेशन अच्छा नहीं होगा तो सारे न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब भी नहीं होंगे, वो सब ऐसे है। और सुपर फूड तो कुछ भी नहीं है, बट प्रोटीन शुड बी good in quantity in our diet, because protein is responsible for good health of bone, joint and muscles. जिम में बैक डे पर लोग अक्सर क्या गलती करते हैं? Sudden lifting of weight and sudden vigorous activities without warm up. This is the biggest mistake which all players and gymmers do. आज तो जल्दी है, कहीं जाना है, बिना वार्म अप के सिर्फ मैं अपनी बाइसेप्स बना के चला जाता हूँ। That is the day when they injure their muscles or joints. एक एडवाइस जो आप हर इंसान को देना चाहेंगे या अपने हमारे हर फॉलोअर को देना चाहेंगे जो अभी झुक के ये पॉडकास्ट देख रहे हैं? कि कोई और अल्टरनेटिव निकालो जिसमें आपके लिए वो डिवाइस जो है इट इज हेल्ड बाय समबडी इन ए गुड पोस्चर वेयरिन यू आर नॉट स्ट्रेनिंग योर नेक और नॉट टीजिंग योर नेक। आप अच्छे पोजीशन के अंदर अपनी गर्दन को रखते हुए उसको देखो इजीली पॉडकास्ट को, कि रिलैक्स भी हो। स्पाइन सर्जरी के बाद पैरालिसिस का जो एक थ्रेट सा था, एक रिस्क सा था, वो रियल थ्रेट है या सिर्फ एक डर है? कुछ डिजीजेस इतनी लेट स्टेज में आती है जहाँ पे आज भी हमारे को वो कंसेंट लेनी पड़ती है। वो एक अनफॉर्चुनेट इवेंट है क्योंकि डिसीजन में लोग लेट हो जाते हैं, बट प्रिसीजन वर्क से और प्रिसीजन टूल से ये थ्रेट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो चुका है। और nowadays I should say we are practicing safe spine surgery protocols and the patients get very nice results and they are happy, they go back smiling and they resume their work to normal level. क्या स्लिप डिस्क का एंड रिजल्ट सर्जरी ही है? No, never. It depends on stage. If you are focused on preventive protocols, once you are diagnosed with the early stage of the disease, तो फिर आप लाइफ लॉन्ग उसी स्टेज में उस डिस्क के साथ में विदाउट लैंडिंग इनटू सर्जरी कंफर्टेबल लाइफ आराम से निकाल सकते हो, पेन फ्री लाइफ निकाल सकते हो। आप गिव अप करो एक्सेसिव वेट गेन को, डू रेगुलर एक्सरसाइजेस ताकि वो डिस्क का लोड जो है आपकी मसल स्ट्रेंथ बिल्डअप होने के बाद सस्टेन कर सके। एंड बैड पोस्चर उसको आगे बढ़ाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल, अगर उसको आप कट शॉर्ट कर दोगे, एलिमिनेट कर दोगे, तो एक फैक्टर जब आपने एलिमिनेट ही कर दिया तो वो डिजीज़ सर्जिकल स्टेज तक पहुंचेगी ही नहीं। लेजर स्पाइन सर्जरी एक्चुअली लेजर है या सिर्फ एक मार्केटिंग टर्म है? लेजर स्पाइन सर्जरी ऐसा कुछ नहीं है। RFA रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेजन ज़रूर है स्पाइन सर्जरी में। बहुत सारे टूल्स आए थे, जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं। व्हेन द रिसर्च इज गोइंग ऑन, हम डिस्क ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो डिस्क ट्रीटमेंट में एक ट्रीटमेंट बहुत पॉपुलर हुआ था, ओजोन थेरेपी। बट एक्चुअली अब एट प्रेजेंट ओजोन थेरेपी ऑफ द डिस्क, देयर यूज्ड टू बी ए ओजोन इंजेक्शन इन द डिस्क। वो प्रैक्टिस कितने लोग करते हैं? अगर कोई प्रोटोकॉल या कोई मेथड किसी एक हाथ में बहुत सक्सेसफुल हो जाए, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वो ट्रीटमेंट का एक्सेप्टेंस अदर हैंड्स में और ट्रेनिंग कर्व ऐसा हो कि वो दूसरे लोग भी उसको सक्सेसफुली परफॉर्म कर पाएँ, तो ही उसकी वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस आएगी। सो इफ़ वन पर्टिकुलर प्रोसीजर इज वर्किंग मिरेकल्स इन वन हैंड्स, it should be working miracles in 100 other hands also of the same caliber. So laser spine surgery so far not practiced, similar to that ozone disc treatment which was there big hype if we talk about one decade before, 10 साल पहले। अभी एट प्रेजेंट उसका कोई established outcome जो है वो रिसर्च में पब्लिश नहीं हुआ है। अनदर क्विक क्वेश्चन, सर्जरी के बाद क्या पेशेंट वापस से जिम जाना शुरू कर सकता है? यस, ऑफ कोर्स। वी ओनली वेट फॉर द फ्यूजन टाइम। सर्जरी के बाद में हमारा मेन एम रहता है कि वो जो स्पाइन है वो अच्छे से फ्यूज़ हो जाए, और वो फ्यूज़ हो जाती है तो उसके बाद में वो विगरस स्पोर्ट्स और सब रिज्यूम कर सकते हैं। अगर सर्जरी में कुछ मेटल इम्प्लांट्स लगते हैं तो क्या एयरपोर्ट सिक्योरिटी में वो बीप करते हैं? यस, बिकॉज इट इज़ मेटल। हाउएवर सर्जरी में टाइटेनियम मटेरियल या कोबाल्ट क्रोमियम का यूज़ होता है, कॉमनली टाइटेनियम यूज़ होता है। उसके लिए वी गिव देम सर्टिफिकेट दैट दिस इज फॉर दिस पर्टिकुलर सर्जरी एंड दिस इम्प्लांट इज, दे हैव टू कैरी दैट, दे कैन कीप इट एज ए डिजिटल कॉपी। जैसे जॉइंट रिप्लेसमेंट और स्पाइन या कोई भी ऑर्थोपेडिक सर्जरी जिसमें इम्प्लांट इन सिटू है तो वो बीप तो करेगा, because it detects metal irrespective of what metal it is. क्विकली जानेंगे आपसे कि सक्सेस रेट क्या है मॉडर्न स्पाइन सर्जरी का?
50%, 80%, 90%? अब सर 99% आई शुड से, 1% अपन छोड़ देते हैं कि ह्यूमन एरर्स, कोई और कॉम्प्लिकेशंस, पेशेंट फैक्टर्स, डॉक्टर फैक्टर्स, this is multifactorial. Remaining 1% we keep for the accidental things, machine failure, patient factors, patient is not cooperating after the surgery, because healing is a process. Healing requires devotion from the treating doctor's side and from the patient side as well, क्योंकि सर्जरी का काम ऑपरेशन थिएटर में ख़त्म हो जाता है, बट उसके बाद जो रीहैब का काम है, अपने ड्रेसिंग्स का ध्यान रखना है, उस वुंड की अच्छी हीलिंग के लिए डाइट का ध्यान रखना है, उस वुंड में इन्फेक्शन ना हो उसके प्रिवेंशन के लिए अपनी डायबिटीज़ अच्छे से कंट्रोल करके रखनी है, ये सब हम पेशेंट फैक्टर्स में डाल देते हैं। और फिर उसके बाद हम जो रिस्ट्रिक्शन ऑफ एक्टिविटीज़ बताते हैं एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के लिए, जब तक कि फुल अपना जो एम और प्रिंसिपल ऑफ सर्जरी है वो रीगेन नहीं हो जाए, उस दौरान वो लापरवाही कर जाए, तो वो 1% हमको छोड़ना पड़ता है, बिकॉज नथिंग इज़ 100%। वन लास्ट रैपिड क्वेश्चन, एक ऐसा कुछ बताए जो स्पाइन सर्जरी के बाद पेशेंट को कभी नहीं करना चाहिए। आई शुड से कि यू बेंड मतलब स्टैंडिंग पोजीशन में एकदम से नीचे झुक करके कोई हैवी वेट उठाना, बिकॉज इस पोजीशन में जब अपन कोई भी वेट लिफ्ट करते हैं, खड़े खड़े आगे झुके और अपन ने सपोज 10 kg का वेट उठाया, तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग व्हेन यू गेट अप, that force becomes almost 5 to 10 times depending on the angle जैसे जैसे आप उठते हो during that getting up phase। वो एक्टिविटी के लिए हम मना करते हैं, बाकी सभी एक्टिविटीज़ रूटीन वाली तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। एक मंत्र एज ए डॉक्टर जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहेंगे टू कीप ए गुड स्पाइन हेल्थ? आई शुड से यू शुड हैव अ गुड लाइफ शेड्यूल, और सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर रहेगा कि अपना डिसिप्लिन मेंटेन रहे, बी ए स्लीपिंग टाइम, गेटिंग टाइम, एक्सरसाइज टाइम, रिक्रिएशन टाइम एंड डाइट टाइम। तो ये सब बैलेंस अगर मेंटेन रहेगा तो ही हेल्थ मेंटेन होएगी। गुड स्लीप, गुड फूड, गुड रिक्रिएशन, गुड मूड, एंड देन ऑफ कोर्स वर्क। तो ये सब चीज़ें यही है, और ये खाली डॉक्टर नहीं, ये ओवरऑल इट अप्लाइज ऑन ह्यूमन लाइफ। थैंक यू डॉक्टर, वेरी गुड सेशन। आई होप अपने माध्यम से हमारी जनता को पता चलेगा कि स्पाइन सर्जरी इज़ नो मोर ए टैबू। 99% डॉक्टर साहब ने बताया कि उसकी सक्सेस रेट है। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है, हमारा ये एपिसोड पसंद आया है, तो हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।